ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ करने का, इसलिए सफर अभी भी जारी है प्यार दोस्त। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल JK24 स्टडी में। माय डियर दोस्तों, आज के शानदार वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं NCERT कक्षा 10 विज्ञान का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इस चैप्टर का हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है पहले उसे देख लीजिए और उसके बाद में इसे देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम दर्पण को समझ लेते हैं। तो दर्पण यानी कि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए तो यह दर्पण कहलाता है। यानी कि किसी भी चिकने पृष्ठ को अगर एक तरफ से लाल ऑक्साइड का लेप चढ़ा करके उसे जो है उसका जो पृष्ठ है वो परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है, तो इस प्रकार बने आकृति को हम जो है दर्पण कहते हैं। जैसे कि आप दर्पण को देख सकते हैं, देखिए ये दर्पण है, देखिए आगे से क्या है, ये एकदम से परावर्तक है, अगर इस पर कोई लाइट मारेंगे तो ये उसका परावर्तन कर देगी। तो इसके पीछे जो लेप चढ़ा होगा उसे हम कहेंगे लाल ऑक्साइड, तो इसे ही दर्पण कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि दर्पण तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दर्पण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण निम्न दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के होते हैं। पहला है समतल दर्पण और होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था, ये था आपका समतल दर्पण। तो गोलीय दर्पणों की अगर हम बात करें तो वे थोड़ा सा गोल होते हैं या फिर उनकी आकृति जो है थोड़ी गोल टाइप में होती है। हम देख लेते हैं समतल दर्पण क्या होते हैं। तो वे गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल समतल होता है समतल दर्पण कहलाते हैं। यानी कि परावर्तक तल का मतलब है कि जहां से परावर्तन होता है, तो जिसका परावर्तक तल जो ये वाला तल है ये समतल होता है, वो आपका समतल दर्पण कहलाता है। तो समतल दर्पण देखिए कुछ इस प्रकार से हमने लगा रखा है, पीछे के लिए कलई किया हुआ भाग है और इधर के लिए परावर्तक तल है या फिर परावर्तक पृष्ठ कह सकते हो। तो इधर से कोई किरण आ रही है और इधर से जा रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ से इसका परावर्तन हो रहा है, ठीक है, ये अभिलंब है बीच में। तो इस प्रकार का जो होता है आपका दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। और समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनता है। आभासी और सीधा बनता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार जो होता है वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। अब हम जान लेते हैं गोलीय दर्पण क्या होते हैं। तो गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। जैसे कि हमने अभी आपको दिखाया था समतल दर्पण जो होता है एकदम समतल होता है यानी कि प्लेन होता है। उसी प्रकार इसमें क्या होता है, ये थोड़ा धसा हुआ होता है या फिर थोड़े गोल टाइप का होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस चित्र में, तो इस प्रकार का होता है। ये इसका परावर्तक पृष्ठ होता है और पीछे होता है पॉलिश किया हुआ भाग, ठीक है। ये जो होता है आपका यानी कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। कितने? 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के, पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल, और इनमें आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम पहले जान लेते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होते हैं। तो अब हम जान लेते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित या धसा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं कि इसका जो परावर्तक तल है यानी कि परावर्तक तल कहो या परावर्तक पृष्ठ कहो एक ही बात होता है। तो अगर देखा जाए परावर्तक पृष्ठ जो है वो अंदर की ओर वक्रित है, अंदर की ओर धसा हुआ है, तो इसके पीछे देखिए पॉलिश किया हुआ भाग है। तो यहाँ पर इस प्रकार का दर्पण जो होगा वो अवतल दर्पण कहलाएगा। आगे देख लीजिए, बिल्कुल इसके विपरीत है उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित या उभरा हुआ, ये सी बना हुआ है, ठीक है, या उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसे कि इसमें था धसा हुआ अंदर की तरफ, मगर इसमें जो है बाहर की ओर वक्रित, यानी जैसे कि आप देख पा रहे हैं बाहर की ओर वक्रित है, बाहर के लिए उभरा हुआ है, तो इसके लिए कहेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं की, यानी कि उसके जो महत्वपूर्ण अंग हैं उन सब अंगों की बात कर लेते हैं। तो देख लीजिए गोलीय दर्पण कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जो गोलीय दर्पण है वो एक गोले का भाग होगा, कहीं ना कहीं देखा जाए जब गोल बना हुआ है तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो एक गोला बन रहा होगा, ठीक है। तो हमने कुछ आगे के लिए इस प्रकार से बढ़ा लिया है, ठीक है। तो यहाँ तक ये आपको गोलीय दर्पण हो गया है। अब यहाँ पर देखिए इसके कुछ
प्रमुख अंग होते हैं। जैसे कि एक हमने डॉटेड लाइन इस प्रकार आगे बढ़ा देते हैं तो ये कहलाती है आपकी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कहलाती है, देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है। और यहाँ पर जो ये इसका जो केंद्र होता है, जो परावर्तक तल का जो केंद्र है उसे हम ध्रुव कहते हैं। और जो इस गोले की त्रिज्या होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, या फिर जो इसका केंद्र होता है उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को हम बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषा के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं ध्रुव क्या होता है। ध्रुव यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है उसे हम ध्रुव कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं वक्रता केंद्र की, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग है। इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि हम आपको बता चुके हैं पहले से कि जो इस गोले का केंद्र होता है वही उस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, यानी कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे हम सी से डिनोट करते हैं, यानी कि सी से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए अब हम आगे देख लेते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए मैं आपको बता चुका हूं पहले से कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या होती है, जो गोले की त्रिज्या होती है, वही दर्पण की यानी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो चलिए ये सब आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं मुख्य अक्ष की, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, ठीक है, और ध्रुव यानी कि पी से गुजरने वाली एक सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अगर देखिए मुख्य फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर ये है जो बिंदु मैं आपको बता रहा हूँ फोकस, मुख्य फोकस यहाँ पर ये दिया हुआ है। तो मुख्य फोकस यहाँ पर दिया हुआ है जो कि आपकी वक्रता केंद्र से जो ध्रुव तक की दूरी होती है उसकी आधी दूरी पे होता है ये बिंदु। ठीक है, फोकस दूरी यानी कि फोकस दूरी क्या होती है। अब देखिए यहाँ पर गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर जो मुख्य फोकस दिया हुआ है, मुख्य फोकस से पी तक की दूरी यानी कि ध्रुव तक की दूरी जो होती है ये वाली जो दूरी होती है इसे हम कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है ना, इसे हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अब देखिए भाई बहुत ही बढ़िया टॉपिक आ गया है प्रतिबिंब यानी कि इमेज। प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। कहने का मतलब जैसे हमने किसी दर्पण पे कोई लाइट डाली, ठीक, अब जब हमने उस पर लाइट डाली दूसरी तरफ से एक लाइट निकलेगी, परावर्तन हो जाएगा भाई। जब परावर्तन होगा दूसरी लाइट जहां पर लगेगी जाकर उसे हम कहेंगे प्रतिबिंब। क्या कहेंगे, प्रतिबिंब, यानी कि उसकी इमेज बन गई। इमेज को हिंदी में प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, और एक तरीके से आप और भी समझ सकते हो, इमेज आपने सुना ही होगा, प्रतिबिंब हो सकता है ना सुना हो पर इमेज आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि हमने जब मोबाइल में फोटो वगैरह खींचते हैं तो उसे भी हम प्रतिबिंब ही कहते हैं। ठीक है, चलिए अब प्रतिबिंब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज, जो कि हम सामने एकदम से दर्पण के सामने खड़े होकर देख लेते हैं, उसे कहते हैं रियल इमेज। और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, उसका आभास कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जानेंगे इन दोनों के बारे में, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या होते हैं। तो अब हम जान लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब क्या होते हैं यानी कि रियल इमेज। तो जब किसी बिंदु पर वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि अगर कोई भी लाइट डालेंगे हम किसी दर्पण पर
तो जब वो परावर्तन होगा उसका, तो हमें दूसरी तरफ लाइट जाती हुई दिखाई देगी। तो जिस भी बिंदु पर वो लाइट जाकर टकराएगी तो हमें दिख जाएगा कि ये यहाँ पर लाइट टकरा रही है, तो उसे ही हम कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, क्योंकि उसे हम वास्तव में देख सकते हैं। अब बात आती है आभासी प्रतिबिंब यानी कि वर्चुअल इमेज। जब किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती हैं, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि ये इमेज जो होता है रियल में हमें दिखता नहीं है, इसका हम एक आभास करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, जिनका हम आभास करते हैं, ठीक है।